कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम वो टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उसका क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात करने वाले आज एरोमेटिसिटी कि एरोमेटिक कंपाउंड आपको देखने को जरूर मिलता है कि वो आईआईटी का एग्जाम हो या फिर नीट का, उसमें आपको एक नए क्वेश्चन जरूर एरोमेटिक के बेस पे मिलता है जिससे आपसे पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करो। तो एरोमेटिसिटी हमें क्या बताती है? तो एरोमेटिसिटी को जानने के लिए उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाली बच्चों, एरोमेटिसिटी क्या है? बेसिकली जो किसी भी मॉलिक्यूल की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें इसकी डेफिनेशन से, इट इज अ केमिकल it is a chemical property of cyclic compound, ठीक है, and describe its stability, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल की हम बात करें वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले बेटा टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की बात करें तो बेटा ये हमने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तीन तरीके से देखने को मिलती है। नंबर एक, अगर मैं आपके सामने बात करूं, नंबर दो, नंबर तीन। नंबर एक एरोमेटिक, दूसरा बात कर सकते बेटा नॉन एरोमेटिक, और तीसरा हम कर सकते हैं इसमें एंटी एरोमेटिक, ठीक है बेटा। हमें तीन तरीके से स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल की, एरोमेटिक के बेस पे, नॉन एरोमेटिक के बेस पे और एंटी एरोमेटिक के बेस पे। तो पहले हम बात करते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले बेटा से पहला हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना है, अगर जो कंडीशन एरोमेटिक बोलता है वो कंडीशन को मॉलिक्यूल साइक्लिक मॉलिक्यूल अगर फॉलो करता है तो समझ जाना वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि एरोमेटिसिटी किसको एक्सप्लेन करती है? स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। चलो तो हम बात करते हैं कंपाउंड, पहला पॉइंट बात करेंगे इसमें, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपको बेटा? प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, ईच एटम of ring must be sp2 hybridized, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, अगर आपके सारे के सारे बेटा ये तीनों कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो आपका एरोमेटिक। और लास्ट पॉइंट जो आता है सबसे मेन आता है बेटा, सबसे मेन पॉइंट होगा जिसकी हम बात करते हैं, फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल बेटा क्या होना चाहिए? इसको फॉलो होना चाहिए, फॉलो हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या होता है? चलो हम बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म इसको एचआर भी बोल देते हैं। एचआर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कंडीशन को फॉलो करें, चार कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कि कंपाउंड साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, और सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। और पूरी रिंग के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस पर बात करने वाले हैं, जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बताइए कि एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पर लेता हूँ बेटा साइक्लिक मॉलिक्यूल। चलो मैंने साइक्लिक मॉलिक्यूल उठाया फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर देखो बेटा, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल उसको प्लेनर होने के लिए उसकी सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। तो मैं अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसकी बात करूं बेटा, सभी सेम होंगे, ठीक है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका बेटा sp2 है, ठीक है। साइक्लिक भी मॉलिक्यूल है, प्लेनर भी है, और सभी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। तो इसमें आपको 4n+2 ये आपका रूल लगाना। अब इसमें n की वैल्यू क्या होगा बेटा?
n बराबर नंबर्स, n की वैल्यू 0 1 2 3। अगर n की वैल्यू आप इसमें पुट करते हैं 0, तो बताइए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसमें बात करें n की वैल्यू 3 लगा दे डॉट डॉट डॉट, तो इसमें आएगा बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस आप इसमें 4 ऐड करके चले जाएंगे और आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालते चले जाओगे। चलो भाई हम इससे बात करने वाले हैं, तो इसमें बेटा पाई बॉन्ड है, साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने, और हमें पता है कि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, इसमें 1 2 3, इसके अंदर टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा पाई बॉन्ड कितने हो गए, इससे पाई बॉन्ड कितने हो गए 3। और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2। तो बताओ एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो बताइए टी का कितना हो जाएगा बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ होंगे नहीं होंगे बेटा। अब इसमें n की वैल्यू वो पुट कीजिए कि जो 6 के बराबर हो जाए। तो अगर मैं हकर्स रूल के अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितना आते बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, तो आंसर नाम इसके लिखोगे एरोमेटिक। क्या ये फॉलो कर रहा है बेटा, हकर्स रूल को भी फॉलो कर रहा है और बाकी ऊपर वाले जो 3 रूल है उनको भी ये फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। हर एग्जांपल आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। 1 2, अगर मैं इसकी जगह बेटा इसको ले लेता हूं, ये बेटा हमारा कटायनिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर देखो जो कटायंस होते हैं बेटा, उनकी सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कितनी होती है बेटा, sp2। ये भी sp2, अभी मैंने डबल बॉन्ड की तो बताई थी आपको, sp2 sp2 sp2, सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp2। इसकी भी क्या है, sp2 है, इसकी भी क्या है, sp2 है। गॉट इट बेटा। सभी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर, वो सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो पहला रूल भी क्लियर, दूसरा भी क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं हकर्स रूल की। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कीजिए। तो अगर मैं पाई बॉन्ड्स की बात करता हूं तो 1 2 3 पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, मान लेते हैं n की वैल्यू 3 पाई बॉन्ड। बेटा ये पाई बॉन्ड बोला है मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, समझे। अब देखो n, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 में कितने होते हैं, 6। अब इसमें n की वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखता हूं तो कितने हो जाएंगे बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये भी आपका मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक। तो इसमें नंबर ऑफ पाई आप काउंट कीजिए, 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें n की वैल्यू पुट करके अगर वो वैल्यू इसके बराबर आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स हकर्स रूल को फॉलो करेगा और एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे केसेस में लेके चले आगे। एग्जांपल नंबर 3 तो आपको देखने को मिल सकता है ये एग्जांपल, हर एग्जांपल अपने आप में वैल्यू लगता है बेटा। अगला केस मैंने ले लिया माइनस। ठीक है बेटा, अब इसकी बात हम करने वाले हैं कि बताइए मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर नहीं है। चलो हम बात करते हैं। इसकी मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाली sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन सॉरी sp3 नहीं होगी बेटा, sp2 होगी। भाई भी स्टेप हो गया ये, sp2 sp2 sp2, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। बट इसकी बात करें तो अगर हम जनरली निकालो तो sp3 भी आता है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये बेटा sp2 में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक लोन पेयर की तरह। देखो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर आप समझ लो मेरी बात को बेटा। इसको मैं कुछ समय के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये एक लोन पेयर बना दिया और इसका ये नेगेटिव चार्ज। ये जो लोन पेयर है नेगेटिव है बेटा। अब ये लोन पेयर होता है तो हम बोल सकते हैं these electrons present in p orbitals। इसमें प्रेजेंट बेटे p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है बेटे p ऑर्बिटल के अंदर, तो these electrons present in p orbital and participate in resonance। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस। और इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 की वजह से sp2 में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कन्वर्ट हो जाती है sp2 में। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर हम 3D में देखें बेटा इसको, तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके से है। यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ। तो ये लोन पेयर देखो इस तरीके से आप
पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन पेयर प्रेजेंट है, ये इसके पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल है। तो ये क्या करता है, ओवरलैप करता है, ये इसके साथ 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 ओवरलैप करता है, इस तरीके से। और पूरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। जिस तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक पाई बॉन्ड की तरह काम करने लगता है और किसकी तरह एक्ट करता है, एक पाई बॉन्ड की तरह। तो इस नेगेटिव चार्ज को हम एक पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन, और तीन पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6। मतलब अगर हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फाई करें तो एन की वैल्यू उसमें हम 1 पुट करते हैं तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को आपको मिलेंगे। दैट मींस ये मॉलिक्यूल में आपका कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। कैसे होगा, एरोमेटिक होगा। एक अलग किस्म लेके चलते हैं हम जो बहुत अच्छा चीज बनता है। नंबर 4, अगर मैं यहाँ पर कोई भी हेटेरोएटम ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बेटा, हेटेरोएटम। अब जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 2। तो देखो ये भी नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर की तरह काम कर रहा है और ये लोन पेयर भी एक लोन पेयर की तरह काम करेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। तो क्योंकि ये लोन पेयर भी किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, ये भी लोन पेयर आपके पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, जिससे ये रेजोनेंस के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर इसकी भी रिस्पेक्ट से देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से देखो बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और एक आपका ऐसे ही रहता है बेटा। तो अगर हम बात करें ये लोन पेयर है और इसका ये पी ऑर्बिटल्स है, ये भी इसके पी ऑर्बिटल्स है, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, और इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये लोन पेयर भी एक पाई बॉन्ड की तरह काम करने लगेगा। दैट मींस ये मॉलिक्यूल भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो हमारे जितने भी टाइप के केस बनते हैं एरोमेटिक के, वो हमने सारे यहाँ पर क्या किया बेटा, डिस्कस किए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट नॉन एरोमेटिक। देखो एग्जांपल की प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे जब हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। अभी क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जा रहा है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, उनको फाइंड कैसे करेंगे। ये तो हमने आपको कुछ एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाए, लेकिन जैसे ही हमारा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सब कवर हो जाएगा, उसके लास्ट में हम सारे पेज सारे मिलके एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए इसमें नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करने वाले बेटा नॉन एरोमेटिक। अगर हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। ना तो ये बेटा आपके एरोमेटिक होते हैं और ना ही ये आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। समझे, ना तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा ना ही एरोमेटिक होगा, ये दोनों के बीच में रहता है नॉन एरोमेटिक। और दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आउट ऑफ फोर, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं यहां पे, आउट ऑफ 4 कंडीशन, मतलब ये 4 कंडीशन, या तो एरोमेटिक की या फिर एंटी एरोमेटिक की, चारों कंडीशन एक कंडीशन को भी वोलेट करते हैं। तो आउट ऑफ 4 कंडीशंस आर वोलेटेड। ठीक है, चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपकी क्या हो जाए बेटा, वोलेट हो जाए। अगर इस तरीके से दिखता है तो वो मॉलिक्यूल भी आपको कैसे होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। और कैसे, एटलीस्ट वन एटम should be sp3 hybridized in cyclic molecule। जो भी साइक्लिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटलीस्ट आपका एक कोई भी एटम sp3 होना चाहिए। अगर sp3 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल भी आपका कैसा होगा, बेटा, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, देखो जहां पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल, मैंने आपके सामने बेटा यहाँ 5 एलिमेंट की साइकिल भी बनाई। ठीक, तो मैं इसका चेक करता हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। समझ में आया क्या? लेकिन बेटा यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और जहां कार्बन की वैलेंसी 4 होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। चलो भाई हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई हमने एक इसकी बात कर ली, दूसरा एग्जांपल लिया। ये देखो मैंने इसको बोला, बताइए
ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर ये नॉन एरोमेटिक है। तो अभी हम बात करें नॉन एरोमेटिक की, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2 बेटा, इसकी भी sp2, ओहो यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, ओहो यहाँ देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका बेटा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। क्या ये भी बात यहाँ तक समझ में आ रही बेटा? ठीक है। अगर मैंने आपके सामने डायरेक्ट ऐसे बना दिया कोई एग्जांपल, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, अरे बेटा ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 है, इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3 है। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अरे हाँ या ना बेटा? चलो अब कुछ अच्छे केस और सीख लेते हैं इसके बारे में। 4 केस, अगर आपके पास इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल देखने को मिल जाए, इस तरीके से बेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, ये आपका मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड इस तरीके से बेटा ये। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर, डबल बॉन्ड। देखो बेटा इसमें आप डबल बॉन्ड काउंट करोगे तो 5 आ रहे, 1 2 3 4 5 आ रहे बेटा। 5 का मतलब एरोमेटिक, देखो 5 को मल्टीप्लाई 2 से करो 10 है। अगर 4n + 2 में अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हो तो 4 2 8 + 2 10 हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए था, एरोमेटिक। चलो एक और बताता हूँ बेटा, अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी ट्रिक हमेशा आपको याद है कि भूलोगे नहीं। अगर किसी भी साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड ओड आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं बेटा, ओड, वो मॉलिक्यूल हमेशा एरोमेटिक होगा। चलो काउंट करके देखो, मैं गलत चीज करके आपको दिखाऊं बेटा, 1 2 3 4 5 और सब अल्टरनेट होने चाहिए और सभी कार्बन का हाइड्रोजन भी sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सब कुछ सेम है बेटा, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, बट ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। क्यों? चलो भाई उसकी भी बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ भाई? सब कुछ ठीक चल रहा था, एरोमेटिसिटी को भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, ओड नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ओड नंबर एरोमेटिक के लिए क्या ढूंढना बेटा, ओड पाई बॉन्ड। अगर उसमें ओड पाई बॉन्ड काउंट करने, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करना, पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। समझे बेटा मेरी बात को? अगर यहाँ पर ओड पाई बॉन्ड मिल जाते हैं वो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, एरोमेटिक। लेकिन ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। क्यों? मैंने कंडीशन बोली थी कि कोई भी चारों में से एक कंडीशन वोलेट कर जाए, तो वोलेट कर रही है कैसे, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये दोनों अपने प्लेन को चेंज कर देते हैं। एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर चला जाता है, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे, और इसमें अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? तो आफ्टर रिपल्सन बोथ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे बेटा, बोथ हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट होते हैं, अबव द प्लेन, और both hydrogen present out of the plane, और जो चीज प्लेन के बाहर चली जाती है ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है बेटा। ये बात भूल नहीं जाना, याद रखना। देखो कंडीशन को भी वो वोलेट कर सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी रख सकता है। ध्यान रखोगे बेटा, इस तरीके से कभी भी कोई भी एग्जांपल आएगा उनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से दोनों आइटम एक अबव द प्लेन चला जाएगा, एक बिलो द प्लेन। और हमने क्या पढ़ा है, एरोमेटिकली मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होना चाहिए। ये प्लेनरिटी को क्या कर रहा है, डिस्टोर्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा बन रहा है, नॉन एरोमेटिक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है जिसका हम नाम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, एंटी एरोमेटिक। इसकी डिस्कस करने वाले बेटा लास्ट एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चलो उनकी बात करते हैं बेटा। एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं। नंबर 1 इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। गॉट इट? वेरी गुड। और ऑल कार्बन या फिर एटम्स वो भी किसमें होने चाहिए बेटा, sp2 में होने चाहिए, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ध्यान रखो बेटा, छोटी कंडीशन, ये एंटी हंकल फॉलो करना चाहिए। एंटी हंकल से रूल क्या होता है बेटा, चलो उसकी बात कर लेते हैं।
एंटी का कंप्यूट होता है 4n5 इलेक्ट्रॉन्स, समझे क्या? और इसमें n की वैल्यू जो होती है वो n की वैल्यू आप इसमें नॉट इक्वल टू 0, बट n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 4। अगर n की वैल्यू 0 रख देंगे तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो हम बात करते हैं बेटा, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया बेटा ये, और यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज लगाया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया बेटा ये, ठीक है, इस पे नॉर्मल। अब मैं देखो इसको काउंट करता हूँ, कुछ समय पहले बताया था ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये sp2, sp2, sp2। अब इसमें 5 और काउंट कीजिए बेटा, कितने, 1 और 1 2। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रख दूं तो कितना आएगा देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, एंटी अपर। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया बेटा, एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, और इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हो, अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, सारे रूल फॉलो कर रहा है, तो उसमें याद रखिए बेटा ट्रिक में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल के अंदर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, वो हमेशा ही आपका मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। अगर उसके अंदर और डबल बॉन्ड है, वो हमेशा एरोमेटिक होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं। तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन से केस में आपका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल रहना चाहेगा? ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं सारे वो एरोमेटिक होते हैं। कौन से होते बेटा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल। उसके बाद कौन आएगा, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आएगा आपका बेटा एंटी एरोमेटिक। अब यहां से बात कंफर्म हो जाती है बेटा, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कभी भी बनना नहीं चाहता है। एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कभी भी बनना नहीं चाहता है, क्योंकि भाई एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। तो बताइए, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं, एक मैंने आपको सामने ये एग्जांपल ले लिया बेटा, ये ले लिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, और एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, और एक मैंने एग्जांपल बेटा ये ले लिया, ठीक है। और आपसे पूछा, इसके अंदर मैंने आपसे पूछा कि बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसमें माइनस लगा। तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें देखो, इसमें आप एंटी एरोमेटिक वाला को लगाओगे, इसमें लगाते 1 2 इवन डबल बॉन्ड आ रहे, मींस एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इसकी बात करो बेटा 1 2 3, इसमें 3 पाई बॉन्ड है। क्या आपको मैंने भी सिखाया था कि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की तरह काम करता है, और ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इस डबल बॉन्ड के साथ इसमें आ जाता है, रेजोनेंस में आ जाता है, और ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगता है। 1 2 3 बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। अब देखो ये मॉलिक्यूल तो ओपन है, ये कैसा होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल मॉलिक्यूल होगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो आंसर में क्या आएगा, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, एरोमेटिक, उसके बाद सी, और उसके बाद ए। इस तरीके से बेटा आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट लीजिए।